पंजाब बाढ़ की त्रासदी से उबर रहा है, पर आज कहानी पंजाब के उस हौसले की, उस लड़ाई की जिसे लेकर पंजाब देश आज भी गर्व करता है। कहानी एक ऐसे आक्रांता और सिखों की लड़ाई की जिसके सामने पंजाब ऐसा डटा कि मिसाल बन गई। कहानी हरमंदिर साहिब की पवित्रता भंग होने और फिर किसी फीनिक्स पक्षी की तरह राख से उठ खड़े होने की। फ्लैशबैक में चलते हैं। ये 1762 का साल था। फरवरी की 5वीं तारीख संगरूर का कुपा गांव। बैलगाड़ियों और घोड़े के खुरों से उठ रही धूल और सुबह के कोहरे में फर्क करना मुश्किल था। 30,000 सिखों का कारवां पंजाब के माझा से मालवा की तरफ हिजरत कर रहा था। इसे पंजाबी में वहीर कहा जाता है। इस वहीर के पीछे वजह था अफगानिस्तान के अब्दाल से आया हमलावर अहमद शाह। वही अहमद शाह जिसने 10 साल में पंजाब पर 4 हमले किए, 2 बार अमृतसर के हरमंदिर साहिब की पवित्रता भंग की, हजारों का कत्ल किया, करोड़ों का माल लूटा, जिसके चलते पंजाब में कहावत बन गई, खादा पीदा लाहेदा बाकी ता अहमद शाहेदा। मतलब जो खा पी लिया वो अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट ही लेगा। लेकिन अहमद शाह और सिखों के बीच टकराहट की वजह क्या थी? साल 1759 अहमद शाह ने दूसरी बार भारत के खिलाफ अपनी 5वीं मुहिम शुरू की। उसका लक्ष्य था दिल्ली पर कब्जा करना। अहमद शाह की आमद की खबर सुनकर मराठों ने दिल्ली के बचाव के लिए परतुर से कूच करना शुरू किया। अहमद शाह को समझ में आ गया कि इस बार दिल्ली जीतने के लिए उसे पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। लिहाजा वो लाहौर और मुल्तान पर कब्जे के बाद पंजाब में कम से कम समय बर्बाद करके तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहता था। लेकिन उसके इस मंसूबे में बड़ा अड़ंगा बने हुए थे सिख। 1748 के आसपास सिखों ने जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में 12 मिसलों में संगठित करना शुरू कर दिया। इस पूरी फौज को संयुक्त रूप से दल खालसा कहा जाता था। अहमद शाह जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था तब सिखों ने उसकी सेना पर कई जगहों पर घात लगाकर हमला किया। सिख गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। वो हमला करके जंगल में गायब हो जाते थे। तोपखाने और भारी साजो सामान से लैस अब्दाली के लश्कर के लिए सिखों का पीछा करना नामुमकिन था। लिहाजा अब्दाली को दिल्ली पहुंचने से पहले ही अपने 2000 आदमी गंवाने पड़ गए। अब्दाली ने तय कर लिया था कि वो सिखों को वापस लौटते हुए सबक सिखाएगा। वैसे भी अब्दाली और सिखों का झगड़ा पुराना था। अपनी चौथी मुहिम के दौरान अब्दाली को भारत में किसी खास प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। उसने दिल्ली पर डेरा डाला और मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर ने उसके सामने लड़ाई में हथियार डाल दिए। दिल्ली ने काबुल की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने दिल्ली को जमकर लूटा। शाहजहां का तख्त-ए-ताऊस और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। इसके साथ वो मथुरा पहुंचा, मंदिर लूटे, कत्लेआम मचाया। लेकिन उसकी वापसी का रास्ता आसान नहीं था। पंजाब में सिख छापामारों ने उस पर घात लगाकर हमला किया, उसका माल गनीमत छीन लिया। अहमद शाह अब्दाली इस बात से इतना नाराज हुआ कि उसने सिखों के सबसे पवित्र स्थल हरमंदिर साहिब को बारूद से उड़वा दिया। पवित्र सरोवर में गायों को कत्ल करके फेंक दिया गया। मगर सिख अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ अब्दाली को भी समझ में आ रहा था कि सिखों को दबाए बिना पंजाब को काबू में रखना मुश्किल है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के खिलाफ जीत के बाद अब्दाली ने अपना रुख पंजाब की तरफ किया। लेकिन यहाँ सिख उसके इंतजार में पहले से बैठे थे। सिखों ने अब्दाली के खिलाफ छापा मार युद्ध शुरू कर दिया। अब्दाली पानीपत से 22,000 औरतों और बच्चियों को बंदी बनाकर लाया था। सिखों ने लौटती अफगान सेना पर हमले किए और इसमें से 2,000 को सुरक्षित बचा लिया। सिखों की 12 मिसलें जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में संगठित थी। अब्दाली के साथ युद्ध लंबा चलने की आशंका थी। लिहाजा योजना बनी कि सिख युद्ध के दौरान अपने परिवारों को मालवा के रेगिस्तान में शिफ्ट कर देंगे, ताकि परिवारजनों की सुरक्षा की चिंता किए बिना अब्दाली की फौज से डटकर लड़ा जा सके। इसी योजना के तहत 30,000 लोगों का कारवां पंजाब के माझा से मालवा की तरफ कूच कर रहा था। अब्दाली को जब सिखों के इस काफिले के बारे में खबर मिली तो वो लाहौर से अपनी सेना के साथ संगरूर की तरफ निकला। अब्दाली ने इस बार चौंकने वाली तेजी दिखाई और महज 2 दिन में 240 किलोमीटर की दूरी तय की। दल खालसा को जब ये पता लगा तो वो सतलुज के किनारे अब्दाली से जा भिड़ी। उनके परिवारजनों का काफिला या वहीर यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन दूसरी तरफ से मलेरकोटला के नवाब बिखन खान और सरहिंद के सूबेदार जैन खान के नेतृत्व में 2 अफगान टुकड़ियों ने कूप गांव के पास सिख वहीर पर हमला बोल दिया। इस वहीर में ज्यादातर औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। इन्हें बेदर्दी से मार दिया गया। अब्दाली ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी हिंदुस्तानी लिबास में दिखे उसे मार डालो। मलेरकोटला के नवाब की हिंदुस्तानी सेना फ्रेंडली फायर में ना मारी जाए, इसलिए उन्हें निर्देश थे कि ये अपनी पगड़ी में हरे पत्ते लगाकर जंग करें।
सतलज के किनारे अब्दाली के खिलाफ जंग में उलझे दल खालसा को जब पता लगा कि पीछे से उनके वहीर पर हमला हो गया है तो उन्होंने जंग से पैर खींच लिए। फिर जस्सा सिंह आहलूवालिया और चरस सिंह सुकरचकिया जैसे सरदारों ने ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में दर्ज है। दल खालसा ने औरतों, बच्चों और बूढ़ों को बैलगाड़ियों पर बैठाया और उनके चारों तरफ घुड़सवारों की किलेनुमा दीवार खड़ी कर दी। अब्दाली ने हर तरह से हमला किया, बार बार हमला किया। पठानों के चार्ज ने कई बार सिख डिफेंस को तोड़ा भी, भेदा भी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के खालसा फिर से डट खड़े होते। ये एक चलता फिरता किला था। दल खालसा लड़ते लड़ते चलता और चलते चलते लड़ता। इस तरह हजारों लोगों की कुर्बानी देकर 40 किलोमीटर का सफर तय किया गया। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया को 21 और चरस सिंह सुकरचकिया को 16 घाव लगे। दोपहर के करीब हतुर या कुछ अकाउंट्स के मुताबिक कुतपा नाम के गांव के पास ये काफिला पहुंचा। यहाँ एक पानी का तालाब था। दोनों फौजें यहाँ रुकी। इंसान और जानवर दोनों को सुबह से एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ था। पानी पीने के दौरान ही सिख फौजों को जयकारों की आवाज सुनाई देने लगी। मालवा के सिखों का एक जत्था दल खालसा की मदद के लिए पहुंच रहा था। अब्दाली ने अपने सिपहसालारों से जानने की कोशिश की तो पता लगा कि आगे के रास्ते एक सिरे से सिखों के गांव पड़ने वाले थे। फिर बहुत कम तालाब थे जहां से पानी की ज़रूरत पूरी हो सके। अब्दाली के पास सिखों से बड़ी सेना थी, तोपखाना था। इसके बावजूद उसने अपने लश्कर का रुख बदल लिया। सिख इतिहास में इस घटना को वड्डे घल्लूघारे या बड़े नरसंहार के रूप में याद किया जाता है। अब्दाली अपनी हर कोशिश के बावजूद सिखों को हरा नहीं पाया। जवाबी कार्रवाई में उसने अमृतसर पर चढ़ाई कर दी। सिखों ने 1757 में हरमंदिर साहिब को बारूद से उड़ाए जाने के बाद उसका पुनर्निर्माण शुरू कर दिया था। अब्दाली ने हरमंदिर साहिब को फिर से तोड़ा, पवित्र सरोवर को मलबे से पटवा दिया, लेकिन सिख टूटे नहीं। पंजाब ने हिम्मत नहीं हारी। 2 महीने के भीतर सिख फौज फिर से जंग के मैदान में पट्टों पर थापी मार रही थी। ललकारे और जयकारे गूंज रहे। सरहिंद के जिस सूबेदार जैन खान ने वहीर पर हमला बोला था, खालसा फौज उसी सरहिंद पर चढ़ गई। हरनौलगढ़ के मुकाम पर जंग हुई। पूरे सरहिंद को तहस नहस कर दिया गया। जैन खान ने 50,000 का हरजाना देकर जान छुड़वाई। 1870 आते आते सिखों ने पंजाब के सभी अफगान गवर्नरों को मार भगाया। हरमंदिर साहिब फिर बनाया गया। पूरे पंजाब और हिमाचल के बड़े हिस्से पर खालसा का झंडा लहरा रहा था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कुल 6 दफा हमले किए। हर बार खैबर का दर्रा पार करके वो पंजाब गुस्सा और लूट और कत्लेआम का एक सिलसिला शुरू होता है। लेकिन इन हमलों के बाद भी पंजाब टूटा नहीं। किसी फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी राख से फिर उठ खड़ा हुआ। लेकिन यह अकेला मौका नहीं है जब पंजाब ने मौत से मखौल किया हो, त्रासदी पर ठुट्ठा मार के हंस दिया। आपको पंजाब के जीवट बार बार देखने को मिल जाएगा। 1988 बाढ़ का ही उदाहरण ले लीजिए। साल 1988 के सितंबर में उत्तर पश्चिमी भारत में अप्रत्याशित बारिश हुई, खास तौर पर हिमाचल और पंजाब के इलाकों में। 24 से 27 सितंबर के बीच हुई इस बारिश ने कई बांधों को ओवरफ्लो कर दिया। हर एक बैराज की दीवारें ढहने की कगार पर थीं। सभी 52 गेट खोल दिए गए। भाखड़ा और पोंग बांध की भी यही हाल रहा। यहाँ से छोड़े पानी ने सतलज और ब्यास के बढ़े पानी में भयंकर तबाही मचा दी। 9,000 गांव डूब गए। 2,500 से ज़्यादा पूरी तरह से कट गए। 35 लाख लोग इस बाढ़ के प्रभाव में आए। 5 लाख हेक्टेयर के रकबे में खड़ी फसल डूब गई। धान और गन्ने की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। हज़ारों घर बह गए। सड़कें और रेलवे ट्रैक टूट गए। बिजली आपूर्ति ठप हो गई। चंडीगढ़ से छपने वाले ट्रिब्यून ने उस वक्त लिखा, नेवर बिफोर इन लिविंग मेमोरी हैव द वाटर्स ऑफ बीस एंड सतलज caused such havoc together. Entire villages have disappeared beneath the flood water. सरकारी डेटा कहता है कि बाढ़ में 383 लोग मारे गए जबकि 60 लापता हुए। लेकिन उस दौर की मीडिया रिपोर्टिंग में यह आंकड़ा 600 के ऊपर का रहा। खेतों में गाद भर गई थी। पंजाब में ये मिलिटेंसी का दौर था। पूरे मामले को सियासी रंग देने की कोशिश हुई। नवंबर 1988 में बीबीएमबी के तब के चेयरमैन मेजर जनरल बीएन कुमार की चंडीगढ़ में हत्या कर दी गई। हालात बद से बदतर होते चले गए। लेकिन पंजाब ने इस त्रासदी पर अपने जज्बे से जीत हासिल की। 5 लाख हेक्टेयर जमीन से गाद को निकालकर उसे फिर खेती लायक बनाना मानवीय श्रम का, इंसानी जज्बे का, पंजाब के जीवट का सबसे बड़ा उदाहरण था। पंजाब फिर से उठ खड़ा हुआ। 2025 की बाढ़ बार बार 1988 की त्रासदी की याद दिलाती है। 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन जलमग्न है, लेकिन पंजाब है कि हार मानने को तैयार नहीं। गुरुओं से मिली सेवा की सीख को पल्ले बांधे कहीं नाव से, कहीं ट्रैक्टर पर बाढ़ से भिड़ा हुआ है। गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हुए हैं। जिनके घर डूब गए हैं वो अपनी चिंता छोड़
दूसरों की मदद में लगे हुए हैं। सैकड़ों एनजीओ, हजारों गुरुद्वारे, केंद्र और राज्य सरकार, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। पंजाब इस पूरी त्रासदी के खिलाफ एड़ी गड़ा कर लड़ रहा है। हमने आपको दिखाया भी जब हम पंजाब गए वहाँ पर। न्यूज़ पिंच की टीम पंजाब में चल रहे इस इंसानी जज्बे के महान उद्यम को 100 बार प्रणाम करती है। देश के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, वो बाढ़ की चपेट में है, लेकिन बाढ़ के खिलाफ जिस तरह से पंजाब एकजुट हुआ है वो हम सब के लिए नज़ीर है। बाकी पंजाब की सरकार से, केंद्र की सरकार से हमारी अपील है कि आपने तमाम तरह की मदद के वादे किए हैं, मगर जो किसान हैं, जो प्रभावित होने वाले हैं, बुरी तरीके से खेतों में गाद भरने वाली है, उनकी मदद हर हाल में सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि जो पैसा ऊपर से आ रहा है वो नीचे उस पीड़ित किसान तक पहुंच रहा है कि नहीं। ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्रदेश के पंजाब की सरकार की है, अधिकारियों की है, और उनको ये सुनिश्चित कराना होगा। बाकी न्यूज़ पिंच जब भी मौका लगेगा पंजाब पहुंचेगा और देश के तमाम हिस्सों में पहुंचता रहेगा। शुक्रिया।